नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारा जो दोपहर की जो क्लास होती है टारगेट होता है एसएससी सीएचएसएल टायर सेकंड, और साथ में जो बच्चों का जिन बच्चों का एमटीएस का एग्जाम है और उन बच्चों के लिए, और बाकी जो अदर बच्चे हैं जैसे जो यूपीपी पुलिस में है वो भी बच्चे यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो कंबाइंड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है कि आपके दिमाग में आए। मुझे लगता है कि अगर आप सीएचएसएल की रीजनिंग कर पाते हैं तो एमटीएस की कर पाएंगे, पुलिस की कर पाएंगे। इस प्रकार से जितने भी इस लेवल के एग्जाम हैं आप उनको कर पाएंगे। तो सभी बच्चों को जो है जुड़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे दिमाग में एक मेंटलिटी सेट होती है कि सर आप तो सीएचएसएल पढ़ा रहे हैं, हम तो दरोगा में जाना चाहते हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। आप चाहे दरोगा का पेपर उठा के देख लीजिए, एसएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको समानता नजर आएगी। तो आपको लगेगा कि अगर ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एनालिसिस करिए अपने आप को। अब मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा, पढ़ना है, सीखना है ना। 3 इडियट में क्या बताया गया है, भैया हमारे पास तो ड्रेस होनी चाहिए, हम कहीं भी जाके पढ़ लेंगे, ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमें सिर्फ ज्ञान से मतलब होना चाहिए, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर पढ़ने के इच्छुक होंगे तो आप वाकई में ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। अगर इनमें से किसी भी बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन नंबर पहला, उस संख्या का चयन करें जो फलक के विपरीत फलक पर होगी। और इसमें यह नहीं पूछा है कि किसके विपरीत फलक पर होगी। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 के, जो संख्या 4 के, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, जो संख्या 4 के विपरीत फलक पर होगा। ये यहाँ पर संख्या मिस थी, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 के विपरीत फलक पर। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 4 का अपोजिट यहाँ पर निकालना है। तो 4 का अपोजिट निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 3 5 और 4 1 5, तो 1 5 और 1 5 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, टू फेस का। टू फेस क्या कहता है कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पर जब 1 और 5 कॉमन है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। और उसने हमसे पूछा है 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 3, और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में आपका जाएगा। और अगर आपने पहले का सेकंड वाला आंसर किया है दोस्तों तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चिन्ह प्लस और गुणा और संख्या 4 और 8 को आपस में बदलने पर प्राप्त होने वाले संतुलित समीकरण का चयन करके बताना है। मतलब प्लस और गुणा को चेंज कर दें, 4 और 8 को चेंज कर दें, तो कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा कि जिसको सॉल्व करने पर 34 मिल जाए, या इसको सॉल्व करने पर 32 मिल जाए, या फिर इसको 38, या फिर इसको 34। अब आपको ये चेक करना है कि प्लस और गुणों को चेंज करना है और 4 और 8 को भी चेंज करना है, और इसके बाद कौन सा समीकरण सही रूप से निकल कर आता है ये आपको चेक करना है। तो चलो चेक करो और बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लस और गुणा को चेंज करना है, तो यहाँ पर 2 है तो गुणे की जगह क्या आएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस और गुणा को चेंज करना है। और यहाँ पर 4 आ गया तो 4 और 8 को भी चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ गुणे हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 8 है तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 34। अब चलो 8 चौको 32, 32 और 2 34, 34 बराबर 34। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर पहले में ही आंसर रखा है तो दूसरे का जो आंसर होगा वो पहले वाले में चला जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मुझे तो नहीं लगता कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा टफ था नहीं, बस संख्याओं को चेंज करना था और वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी थी, आंसर हमको आसानी से मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर आइए तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने की विधि दर्शाई गई है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए ये कागज है, तो ये इस प्रकार से कागज है, तो आपको बताना है कि इस प्रकार से कागज जब ओपन किया जाएगा तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, या फिर 4 में जाएगा। तो चलो बताओ भाई इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर कर पाते हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें कि जब ये एरो यहाँ पर है तो ये एरो इस प्रकार से त्रिभुज जो होगा ये अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये अपने आप को इस प्रकार से क्या कर लेगा, कंप्लीट
कंप्लीट कर लेगा। तो अगर एक इधर है तो एक इधर भी, इसमें कुछ ऐसा है बीच में नहीं है, इसमें आधा आधा है, गलत है, इसमें कंप्लीट है और इसमें भी कंप्लीट है। जब इसमें कंप्लीट है तो जो ऊपर वाला एरो है तो ऊपर है तो नीचे भी रहेगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ऊपर है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी, दोनों कंप्लीट है। और ये जो आधे आधे सर्कल है ये भी अपने आप को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये आधे आधे सर्कल ये भी क्या कर लेंगे, अपने आप को यहाँ पर भी एक अपने आप को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो दो सर्कल यहाँ पर आपके जो है इस प्रकार से नजर आएंगे। तो ये किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा। थोड़ा सावधानी से ऐसे प्रश्नों को करना है, ठीक है। आप ये नहीं कि जल्दबाजी में करके निकल जाओ, ये प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट को पकड़ कर चेक करेंगे तो एक से चेक करेंगे तो कुछ ऑप्शन निकलेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे तो कुछ ऑप्शन निकलेंगे, और तीसरे में आंसर आपका आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। जी आ गया क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर, तो आकृति के दाईं ओर राइट साइड दर्पण को रखे जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और एस में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। एस क्या करेगा, बदल जाएगा, तो एस इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा। अब देखो ए ई एस, तो ए ठीक है, ई चेंज नहीं हुआ, ए ठीक है, ई एस चेंज हो गया, कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। टॉप और बॉटम यहां बदलने का कोई सवाल नहीं है, ए ई एस, एस सीधा बना है, ई सीधा बना है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा सेकंड वाले में जाएगा। चौथे का जो आंसर होगा सेकंड वाले में। और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड वाला आंसर किया उनका सही होगा। देखो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, कारण क्या है कि क्वेश्चन समय वाले नहीं है कि रोज आपको समय मिले, ये जरूरी नहीं है। कभी ना कभी हमको स्पीड में काम करना ही पड़ेगा, एग्जाम के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इस प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलो बता दो भाई कि यहां पर क्या आएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको लेकर आना है। तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो अपोजिट हैं तो अपोजिट वाले को टारगेट बनाओ, अपोजिट वालों को टारगेट बनाओ। तो अपोजिट में जी और एल हैं, तो जी और एल की अगर बात करेंगे तो जी की वैल्यू जी की वैल्यू कितनी होती है 7 और एल की वैल्यू कितनी होती है 12। तो 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया, एस मिलेगा, ठीक है। और यहां पर इनका योगफल कितना आएगा, 12 और 7 का प्लेस वैल्यू 19 आएगा। इसी प्रकार से ए और आर की बात करें तो ए और आर की बात करेंगे तो ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का प्लेस वैल्यू 18, तो 18 और 1 कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। इसी प्रकार जी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारे पास आई है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई है। तो आई और प्लस यहाँ पर क्या रख दें, तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, और यहाँ पर अगर हम जे को रख देंगे तो जे को रख देंगे तो आई की प्लेस वैल्यू 9 और जे की प्लेस वैल्यू 10, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, तो 19 ही हमको योगफल लाना था। तो यहाँ पर क्या रखा, जे, और जे कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, जे, क्यों, क्योंकि अपोजिट लेटर्स जो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर उनका योगफल किसके बराबर हो रहा था, 19 के बराबर हो रहा था। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में हिट करेगा। तो 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो की पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक ROARO और लेखपाल की जो फ्री डिलीवरी के साथ में आप लोगों के यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करके बताना है। तो 6, 10, 18, 34 और क्वेश्चन मार्क में से नेक्स्ट जो आपकी संख्या है वो क्या हो जाएगी। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क में से उसमें से अगली संख्या जो आपसे पूछ रहा है उसमें से क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर कुछ करना नहीं, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, और इसके बाद 8, 6, 14, तो यहां पर 16 जोड़ेंगे, 16, 8, 6, 14, 1, 1, 2 और 1, 3, तो 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 16 दुनाई कितना हो गया 32, 4, 2 कितना हो गया 6, 3, 3 कितना हो गया 6, तो 66 आएगा। और 66 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर +4 +8 +16 +32, 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या किया 2 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा और यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे, तो 16 दूना 32, 32 और 34 कितना हो जाएगा 66, और 66 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में 66 के रूप में जाएगा। और अगर आपने छठवें का तीसरा वाला 66 आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या है, सही है।
तो चलिए 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि ए का पी से क्या संबंध है। तो चलिए बताइएगा कि ए का पी से क्या रिलेशन बनेगा, पुत्री का, नाती का, पुत्र का या फिर पिता का। तो चलो बताओ भाई। ए और बी सी के भाई हैं। प्रश्न ने कहा है कि ए और बी किसके भाई हैं, सी के भाई हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो ए और बी सी के भाई हैं, तो ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों पुरुष होंगे और किसके भाई हैं, सी के। अब सी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई, अब सी अगर ये बहन होगी तब भी वो दोनों भाई हैं, अगर ये भाई लड़का होगा तब भी वो दोनों भाई हैं। तो सी का जेंडर अभी हमको क्लियर नहीं है। ए और बी सी के भाई हैं, बी डी और ई का पुत्र है। बी जो है डी और ई का पुत्र है, तो बी डी और ई का पुत्र है। तो अगर बी डी और ई का पुत्र है तो तीनों जो है डी और ई के पुत्र हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि तीनों आपस में भाई हैं। लेकिन बात यह है कि बी डी और ई का पुत्र तो है, लेकिन डी और ई माता पिता हैं इन तीनों के, लेकिन कौन पिता है कौन माता है अभी हमको कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि डी और ई का जेंडर, डी और ई के पुत्र हैं। पुत्र तो माता और पिता दोनों के होते हैं ना। डी एफ की पुत्री है। प्रश्न ने कहा कि जो डी है, डी एफ की पुत्री है, तो चलो डी एफ की क्या है, पुत्री है। तो इसका मतलब अगर ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी एफ की पुत्री है। पी ई का ससुर है, तो जो पी है वो ई का ससुर है, तो पी ई का ससुर है, तो इसका मतलब पी जो होगा ये इसका हस्बैंड होगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पी की एफ, है ना। तो मतलब तो ये डी के माता पिता हैं और डी पत्नी किसकी है, ई की। तो इसका मतलब जो एफ और पी होंगे ए बी सी के नाना और नानी होंगे, क्योंकि माता के माता पिता हैं और माता के जब माता पिता हैं तो क्या कहलाते हैं, नाना और नानी। तो कह रहा है कि ए का पी से क्या संबंध है, तो ए का पी से क्या संबंध है, तो जो ए है वो पी का क्या है, नाती, और नाती का है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। एक बात आप ध्यान देंगे कि आप अपने नाना और नानी के नाती और नातिन हैं और दादा और दादी के पोता और पोती हैं। तो ज्यादातर केसेस में यहाँ पर जब नाना नानी से रिलेशन आएगा तो नाती और नातिन का रिलेशन मिलेगा। अगर नाती और नातिन का नहीं है ऑप्शन में तब आपको जो है पोता शब्द में जाना पड़ेगा। और पहले अगर ऑप्शन है तो आपको उसकी प्राथमिकता देनी होती है। तो 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। तो असंगत शब्द का चयन करके आप लोगों को बताना है कि इनमें से क्या असंगत होगा। यहाँ पर लिखा है फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयरन। बताइए फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयरन में से क्या अलग हो जाएगा, तो बताइएगा कि इनमें से क्या अलग होगा। छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि अब तक आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ये क्या है, ये अधातुएं हैं, अधातु हैं, ठीक है, अधातुएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आयरन एक धातु है। आयरन क्या है, एक धातु है। ये आवर्त सारणी में ये तीनों एक ही समूह के आते हैं। फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ये तीनों आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित होते हैं, अधातुएं हैं। और ये क्या है, एक धातु है, आयरन, इसलिए सबसे अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा, ठीक है। अगर आपने इंटर में पढ़ा होगा कि ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ये तीनों आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व होते हैं, ठीक है ना, एक ही समूह के अंतर्गत आते हैं और ये सब क्या है, अधातुएं हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आयरन क्या है, आयरन का दूसरा नाम क्या होता है, आयरन का दूसरा नाम होता है लोहा। क्या होता है, लोहा। चलिए लोहा एक धातु होता है। कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अगली जो श्रेणी आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखिएगा और आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 4 और 4, 8 और 4, 12 और 4, 16 देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, तो HPX आएगा और HPX कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले +2 का, +4 का और +6 का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो चौथे वाले में जाएगा। तो यहाँ देखें 6, 6, 12, यहाँ +6 किया, यहाँ +6 किया
और फिर यहाँ पर भी हम +6 करेंगे तो 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से HPX आएगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। 9 का किस में जाएगा, चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने 9 का चौथा वाला किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन समुच्चय का। कह रहा है कि 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। तो असंगत संख्या का चयन करके आपको बताना है। असंगत संख्या का चयन करके आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। है प्रश्न छोटा सा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशान होना पड़ेगा। तो 273, 546 और 819, ठीक है। ये जो सा यहाँ पर लिखा है ये इसका कोई मतलब नहीं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ठीक है। अब चलिए बताइएगा। तो 276, 546 और 819, पहले इस रिलेशन को समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अगर हम 273 को और 819 को जोड़ते हैं तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 9 3 12, 7 1 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 8 और 2 10, 1092। अब 1092 आया इन दोनों को जोड़ने पर। अब 546 की बात करें तो अगर 546 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 1 9 और 2 पंचे 10, 2 पंचे क्या होगा, 10। तो कितना आएगा, 1092। तो इन दोनों का योगफल इसके डबल के क्या है, बराबर है। पहली और तीसरी संख्या का दोनों का योगफल दूसरी संख्या के दोगुनी के क्या है, बराबर है। इसको भी इसी प्रकार से चेक कर लें। इनमें से जो अलग होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसमें से जो अलग होगा, तो अगर एक पॉइंट तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, दूसरा पॉइंट 192 और 576 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 और 2 कितना आएगा, 6 और 2 8 आएगा, 9 7 16, 9 7 16 और 1 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 9 7 16 के 6 आएगा, 5 और 1 6 और 6 और 1 कितना आएगा, 7 768। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है, 384। 384 में 2 का गुणा करा देंगे तो 2 चौको 8 आएगा, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 768। ये भी समानता रख रहा है। तो इसका भी हमने काम कर लिया। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 326 है और वहां पर कितना है, 981 है। तो 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10 और 9 3 12, 12 और 1 13, तो 1307। और इसका डबल कर दो तो 654 का हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 2 चौको कितना हो गया, 8 और 2 पंचे 10 और इसके बाद 2 छंग 12 और 1 13, 1308 और यहाँ पर 1307। तो ये क्या हो जाएगा, अलग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, इसको अगर जोड़ेंगे तो 9 7 16, 2 8 16, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 10वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 10वें का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है महाबचत ऑफर के साथ में 999 रुपए में। बहुत ही शानदार बैच है। अगर आप लोग वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गजब का बैच है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो की जो 2018 वीडियो का जो री एग्जाम था उसकी डेट आ चुकी है 18 से 19 जून, जिसका आप लोगों की बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो 18 से 19 जून इसकी डेट आपकी आ चुकी है। कल की क्लास में मैंने बताया भी था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि 18 से 19 जून की आपकी डेट आ चुकी है। और आज पता है कि आज आप लोगों का जो है 22 तारीख है। तो कुल मिलाकर अब मोटा मोटा देखें तो आपके पास 1.5 महीने का वक्त बचा है। और 1.5 महीना आपको इतनी जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ आप जो 1.5 महीना किताबों के साथ खो जाइए। और अगर इतना आप कर पाएंगे और इससे पहले अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहें तो आपकी तैयारी में चांद मतलब 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार अवसर है।
अवसर आपको इसलिए है इतना बेहतर अवसर, इसका रीजन ये है कि इससे पहले आपकी जो आगामी वैकेंसी आएंगी उसमें पेट मांगेगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, और यहाँ पर पेट का कोई झंझट नहीं है, कोई बवाल नहीं है। जो बच्चे इससे पहले फॉर्म डाले थे वो बच्चे अपना जाके सीधे डायरेक्ट मेंस आप दे सकते हो और अपनी नौकरी को व्यवस्थित कर सकते हो। और ये नौकरी इतनी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, इतनी शानदार नौकरी होती है, अगर एक बार मिल गई तो आप जीवन में जो भी सोचे हो अपना सपना पूरा कर पाओगे, बढ़िया से जीवन जी पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ वीडियो का जो नौकरी है तो ये 18 से 19 जून आपकी एग्जाम डेट दोस्तों लगी है और आप लोगों को अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। यहाँ पर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो संबंध निकट दृष्टि दोष का आंख से है तो वही संबंध पायरिया का। तो निकट दृष्टि दोष किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। तो निकट दृष्टि दोष किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। तो पायरिया किसकी बीमारी है ये आपको बताना है, बताइएगा। पायरिया किसकी बीमारी होती है? असामय फेफड़ा, असामय फेफड़ा मस्तिष्क नहीं, मसूड़े की। पायरिया कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है। तो 11 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत तो थी नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होना पड़े या कुछ प्रॉब्लम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखते समय हम कितनी बार 6 लिखते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा। एक से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखते समय हम कितनी बार 6 लिखते हैं आपको बताना है। बताइए, 19 बार, 21 बार, 18 बार या फिर 20 बार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो पहले आप 150 तक में जाओ। तो 1 से 50 तक में 6 का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे? 1 से 50 तक में हम 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे? 5 बार। 150 तक में हम 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन कौन से में? 6, 16, 26, 36 और इसके बाद 46, है ना। तो 6, 16, 26, 36 और 46 कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। तो यहां पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद जब आप आओगे तो यहां पर 150 तक में अब आपको ये ध्यान से देखना है। तो 50 तक हमने यहां पर ले लिया। अब आगे की संख्या आपको ये देखना है कि 51 से आपको 60 तक में निकाल लेना है। तो 51 से 60 तक में आप 6 का प्रयोग कितनी बार करोगे? तो 51 से 60 तक में आप 6 का प्रयोग कितनी बार करोगे? यहां पर 2 बार करोगे। क्यों 2 बार करोगे? क्यों? क्योंकि एक 56 में करोगे और एक 60 में करोगे। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि 61 से लेकर आप जो है यहाँ पर 70 तक देख लो। 61 से लेकर क्या करोगे? आप जो है 70 तक देख लो। तो 61 से 70 तक में आप 6 का प्रयोग कितनी बार करोगे ये पहले आपको बताना होगा। तो 61 से 70 तक में हम इसका प्रयोग कितनी बार करेंगे? 10 बार करेंगे। कितनी बार? 10 बार। क्योंकि 61 में 6 एक बार आया, 62 में, 63 में, 64 में, 65 में, 66 में 2 बार आ गया, 66 में 2 बार 6 आ जाएगा, 67 में, 68 में, 69 में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप 70 तक कर चुके हैं। अब इसके बाद आप 71 से 100 तक में चले जाओ। तो 71 से 100 तक में हम 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे? तो यहाँ पर 76, 86 और 96 कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। तो 10, 5, 15, 3, 18 और 2, 20। तो टोटल कितनी बार करेंगे? 20 बार करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 12 का, वो चौथे वाले में जाएगा। 12 का चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने 12 का चौथा वाला 20 आंसर दिया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 61 से 66 में 10 बार करेंगे, क्योंकि 66 जो है इसमें 6 का प्रयोग हम 2 बार करते हैं, ये मत भूलिएगा। और 70 में कोई 6 होता नहीं है, इसलिए यहां पर 10 बार आता है। तो 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में विक्ट्री को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि कैंडल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो विक्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 22 और 2 कितना होता है? 24 प्लस 2। 9 में अगर 7 लाना है तो 2 आपको घटाना है। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 20 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 18। और 15 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 17। 18 में 2 घटा देंगे तो 16। और 25 में अगर 2 जोड़ेंगे 27। 27 में क्या मिलता है? ए। तो यहां पर हुआ है +2 -2। तो यहां पर करेंगे +2 -2 +2 -2 +2 -2। चलो करते हैं। 11 और 2 13। 9 में 2 घटा देंगे 7। 14 और 2 16। 4 में 2 घटा देंगे 2। और इसके बाद 12 और 2 14। 5 में 2 घटा देंगे 3। तो MGPBNC, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 13 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 13 का चौथा वाला आंसर किया है उन बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित गुण वाले संख्या का तय उदाहरण नहीं है?
तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का 2 गुना होता है। प्रश्न ने कहा कि तीसरी संख्या के अंकों का योगफल, तो तीसरी संख्या के अंकों का योगफल, तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों को योगफल का 2 गुना। बताओ भाई क्या ऐसा है इसमें? पहले इसको आप चेक कर लें और फिर आप ध्यान से बताएं। तो तीसरी संख्या के अंकों का योगफल, तो तीसरी संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 2 है ना। तीसरी संख्या के अंकों का योगफल 2 है। तो तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का 2 गुना। तो इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है नहीं है, तो यही वाला गलत होगा। क्यों? क्योंकि तीसरी संख्या ये है, अगर 3 + 0 और +0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और इसका 2 को और +0 को और +0 को जोड़ेंगे 2 आएगा। तो तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का 2 गुना। अगर 2 गुना होता तो 3 की जगह यहाँ कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। अब इसमें देख लेते हैं, 3 और 3 6। अब देखो इसका योगफल 3 और 3 6, तो इसका योगफल 2 और 1 3, तो 3 दूना 6, 2 गुना है। इसका 8, 4 का गुना 8, 2 2 4 2 6, 3 का 2 गुना 2। इसी में ऐसा नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा पहला वाला। फिर यहाँ कह रहा है दूसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का 3 गुना। तो दूसरी संख्या के अंकों का योगफल तो पहली संख्या के अंकों के योगफल के 3 गुना। 2 7 और 2 9, तो 3 3 का 9, 6 6 12, 4 3 12, 7 2 9, 3 3 का 9। तो इसमें से कौन सा अलग हो गया? पहला वाला। तो 14 का जो आंसर होगा पहला वाला। प्रश्न बहुत ही शानदार था, उम्मीद करता हूं कि बात आपको पकड़ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। आपको बताना है कि 29 का रिलेशन 838 के साथ क्या होगा, पहले आपको यह बताना है। तो इसको पकड़ें और बताएं कि 29 का रिलेशन यहां पर आपको बताना है। तो आप दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? तो 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है। और यहां पर कितना है? 838। तो यहां पर अगर आप 3 घटा देंगे तो आपको 838 क्या करेगा? मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर 14 का स्क्वायर हम करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 196 में अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 193। तो 193 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो 15 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा, 15 का तीसरा वाला होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो पीडीएफ के रूप में ई बुक्स प्रोवाइड किया गया है उसकी यहाँ पर डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो ये ई बुक्स के रूप में हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी और भारतीय राज्य व्यवस्था, जो पार्ट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी श्रृंखला थी 15 क्वेश्चनों की वो यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों के सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही बढ़िया से हम लोगों ने सेशन को कंप्लीट किया। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। और दोस्तों अगर सेशन लगा हो, अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कर से ही आप जो है क्लास से जो है पलायन करेंगे। थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।